नेक्स्ट है रिडॉक्स सिस्टम एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है एसिड एंड बेस को टेस्ट करने के लिए। सिमिलरली वही बोला गया है एनसीईआरटी में कि रिडॉक्स सिस्टम में टाइट्रेशन मेथड को अडॉप्ट किया गया है डिटरमाइन करने के लिए रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट के स्ट्रेंथ को इसमें यूज़ किया जाता है रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर। एंड जो इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन में वो सब यहाँ पे दिया गया है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अच्छा से। तो एनसीईआरटी में जो इंडिकेटर का यूज़ किया गया है रिडॉक्स टाइट्रेशन में उसका फर्स्ट एग्जांपल है KMnO4 एंड KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसमें जो जो हमें गिवन डाटा चाहिए वो पहले देख लेते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता रहना चाहिए, ये +7 होता है, या फिर इसको एक्स मेथड से निकाल भी सकते हैं। K का 1 होगा एंड इसका निकालना है तो x हो जाएगा एंड O का देखें तो -2 × 4 = 0 हो जाएगा। तो x जो आ जाएगा वो हमारा +7 आ जाएगा जो कि यहाँ पे है। एंड फिर हम देखे थे कि MnO4- जो होता है ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। एंड एनसीईआरटी में रिडक्टेंट जो लिया गया है इस रिएक्शन में वो दिया गया है Fe2+ एंड C2O4-2। दो रिडक्टेंट का एग्जाम्पल दिया गया है, Fe2+ लो या फिर C2O4-2 लो। एंड KMnO4 जो होता है ये डार्क पर्पल कलर का होता है, तो अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं इसमें होता क्या है। KMnO4 जो होता है ये रिएक्ट करता है रिडक्टेंट से, मतलब कि Fe+2 से। तो ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये +7 में है तो खुद रिड्यूस होके बनाएगा Mn+2। एंड ये जो Fe2+ है ये बनाएगा Fe+3, मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जब तक ये रिडक्टेंट ख़त्म नहीं होगा तब तक ये इसको ऑक्सीडाइज करता रहेगा तो सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो डिक्रीज़ होता रहेगा, मतलब कि ये डीप बोलो या फिर डार्क बोलो पर्पल कलर का है। तो अब ये जो जैसे जैसे मतलब कि एकदम एंडिंग पॉइंट पे रहेगा, मतलब कि ये ख़त्म होने वाला है, तो उस टाइम पे कलर जो हो जाएगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। मतलब कि पिंक कलर हमें जैसे ही दिखाई दे हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये जो रिडक्टेंट है ये पूरा फिनिश होने वाला है। तो देखो इसमें अब हमें कुछ भी फाइंड करने के लिए बोलता है तो सिंपल हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता रहना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है कि जैसे कि हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ एप्रियंस पढ़े थे इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसएप्रियंस पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, बट माइनस+ का यहाँ पे रोल नहीं होता है, डायरेक्ट दोनों बराबर होता है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, जैसे कि ये KMnO4 है तो पहले हम बराबर करते हैं KMnO4 को Fe+2 से। रेट ऑफ एप्रियंस एंड डिसएप्रियंस में भी ऐसे ही करते हैं। एंड अब इसमें फॉर्मूला लिखे तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है ये होता है n फैक्टर इंटू मोल, एंड इसके लिए भी वही लिखेंगे n फैक्टर इंटू मोल। अब हमें इसमें n फैक्टर निकालने के लिए आना चाहिए, मोल हमें गिवन रहेगा, इसका भी गिवन रहेगा, एंड अगर हमें इसका फाइंड करना है तो इसका फाइंड करना रहेगा एंड n फैक्टर हम रिएक्शन से निकालेंगे। जैसे कि KMnO4 है एंड ये कन्वर्ट हुआ है Mn+2 में, तो इसका n फैक्टर निकालेंगे, ये +7 है तो n फैक्टर निकालेंगे इसका, तो Mn1 है ये 7 है, तो 7 में से प्रोडक्ट का माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये 5 हुआ, मतलब कि n फैक्टर यहाँ पे 5 आ गया। एंड फिर इसके लिए n फैक्टर निकाले तो यहाँ पे Fe+3 से Fe+2 से Fe+3 में गया है, तो ये इसमें भी एटम 1 है तो इसको ये 2 है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में 3 है, तो 2 - 3 करेंगे तो ये मॉड के अंदर है तो निगेटिव का वैल्यू नहीं आएगा, तो ये 1 आ गया, तो इसका n फैक्टर जो होगा ये 1 आएगा। देखो फर्स्ट जो था वो सेल्फ इंडिकेटर था, KMnO4 जो होता है ये सेल्फ इंडिकेटर में आता है। एंड सेकेंड में दिया गया है डाइक्रोमेट, एंड डाइक्रोमेट को लिखते हैं Cr2O7 से, एंड ये जो होता है ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है। तो अब इसका रिएक्शन देखते हैं, ये जो है Cr2O7 इसको हम रिएक्ट करवाते हैं रिडक्टेंट से जो कि Fe2+ है।
एंड फिर इसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं। पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूस करता है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये बनाएगा Cr+3 एंड ये जो Fe2+ है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3+ में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन का एंडिंग पॉइंट आ गया है? तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे ऐड किया जाता है डाइफिनाइल अमाइन को। जब ये पूरा ऑक्सीडाइज कर देता है Fe2+ को, मतलब कि ये जब पूरा एकदम फिनिश हो जाता है, तब ये जैसे ही थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइज करता है डाइफिनाइल अमाइन को, तो कलर जो सॉल्यूशन का होता है वो पूरा एकदम ब्लू कलर हो जाता है। तो इससे सिंपल पता चल जाता है कि एंडिंग पॉइंट आ गया है। जब एंडिंग पॉइंट आ जाएगा तो इसमें हमसे सिंपल पूछा जाता है, हमें सिंपल ये सब रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता रहना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हम क्या करते हैं, n फैक्टर इंटू मोल को बराबर कर देते हैं रिडक्टेंट से। तो n फैक्टर इंटू मोल हो गया, मतलब कि इसमें रिडक्टेंट कुछ मत याद रखो। जैसे कि हम इस रिएक्शन के लिए देखें Cr2O7 के लिए, एंड ये है Fe+2 एंड ये कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 + Fe3+ में। तो हम जैसे केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ एप्रियंस पढ़ते हैं एंड रेट ऑफ डिसएप्रियंस पढ़ते हैं, तो दोनों को सबको पूरा एकदम को इक्वल कर देते हैं, बट रेट ऑफ एप्रियंस पॉजिटिव रहता है एंड रेट ऑफ डिसएप्रियंस नेगेटिव रहता है। बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं करते हैं, सिंपल जो है जैसे कि Cr2O7 है, इसको बराबर कर देंगे Fe+2 से। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, n फैक्टर इंटू मोल लिखते हैं, एंड इसमें भी लिखेंगे n फैक्टर इंटू मोल। मोल जनरली जो रहता है किसी एक का क्वेश्चन में गिवन रहता है, अगर नहीं भी गिवन रहेगा तो कुछ और जैसे कि कंसंट्रेशन वगैरह रहेगा दिया हुआ, तो हम उससे मोल फाइंड कर लेंगे एंड किसी एक का मोल हमें फाइंड करना है। तो n फैक्टर तो रिएक्शन से हम सिंपल निकाल लेंगे, जैसे कि Cr2O7 है एंड ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, तो यहाँ पे n फैक्टर निकालेंगे। तो क्रोमियम का कितना एटम है, 2 है, एंड यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है, मतलब कि +6 से +3 में जा रहा है, तो रिएक्टेंट में +6 लिखेंगे एंड प्रोडक्ट में -3 कर देंगे। तो ये 3 × 2 6 n फैक्टर आ गया, तो n फैक्टर इसका 6 आ गया। अब इसका n फैक्टर निकाले तो Fe2+ जो है ये जा रहा है Fe3+ में, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1, 2 है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में है 3, तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसमें माइनस प्लस नहीं होता है क्योंकि ये मोड में है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसका n फैक्टर आ गया 1। ऐसे ही सब में जितना भी क्वेश्चन आएगा इस पर सब में ऐसे ही हमें निकालना है। एंड थर्ड इंडिकेटर जो दिया गया है ये क्वाइट कॉमन है, मतलब कि इसमें जो इंडिकेटर लिया गया है वो आयोडाइड जो रहता है उसको, ये आयोडाइड को कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में, मतलब कि Cu2+ जो लिया गया है ये आयोडाइड को कन्वर्ट कर रहा है I2 में। एंड फिर क्या होता है कि आयोडीन जो होता है ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो आयोडीन ब्लू कलर का है इसमें क्या किया जाता है कि थायोसल्फेट को मिक्स कर दिया जाता है, एंड जैसे ही ये थायोसल्फेट मिक्स होता है ये I2 जो है ये I- में कन्वर्ट हो जाता है एंड S4O6 का फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब कि आयोडीन से फिर से आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि फिर से कलर डिसअपीयर हो गया जो ब्लू कलर का फॉर्मेशन हुआ था। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कलर डिसअपीयर हो जाता है बहुत जल्दी ही जैसे ही थायोसल्फेट को डाला जाता है आयोडीन में, क्योंकि थायोसल्फेट आयन जो होता है ये कंज्यूम कर लेता है आयोडीन को एंड कन्वर्ट कर देता है I- में, एंड इससे हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं रिएक्शन का एंड पॉइंट। अब बस इसमें हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है। देखो जितना भी इंडिकेटर था रिडॉक्स टाइट्रेशन में
वो सब मैं बता दी हूँ। एंड एनसीईआरटी में 3 दिया गया था, मैं तीनों बता दी हूँ। एंड जैसे ही रिएक्शन इंड होता है तो कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, तो उसमें हमें सिंपल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का इम्पोर्टेंट रूल ये रहता है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिएक्शन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। तो जो लास्ट वाला एग्जांपल है कॉपर वाला, उससे समझते हैं। कॉपर जो है ये +2 के फॉर्म में रहता है एंड ये रिएक्ट करता है आयोडाइड से। तो ये कॉपर +2 जो है ये Cu2I2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये जो I- है इसको I में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया है। एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +1 है। तो अब सिंपल कुछ भी वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया रहेगा। हो सकता है यहाँ पे हमें N1 दिया गया है एंड इसका N हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा हो। N फैक्टर तो हम रिएक्शन से निकाल लेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मोलरिटी दिया गया हो एंड वॉल्यूम दिया गया हो, तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल ही आएगा। तो वैसे भी करके निकाल लेंगे। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा अगर हमें मोल पता है तो सारा चीज़ निकाल लेंगे। तो जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे, रेट ऑफ डिसएपरियंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एपरियंस, सबको बराबर कर देते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, वैसे ही इसमें भी होगा। तो अगर हमें इसके लिए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, Cu+2 को बराबर कर देंगे I- से। एंड इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टर इंटू मोल होता है एंड ये N फैक्टर इंटू मोल होगा। तो ये जो Cu+2 है ये जा रहा है Cu2I2 में, मतलब कि ये +2 से जा रहा है +1 में। तो इसका जो N फैक्टर लिखेंगे, इधर 1 है तो 1 लिखेंगे एंड ये 2 है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट वाला से माइनस करते हैं तो ये 1 आ गया। तो इसका N फैक्टर जो है वो 1 आ गया। तो इसका N फैक्टर 1 आ गया एंड मोल 1 दिया गया है। इसका मोल हमें फाइंड करना है, इसका N फैक्टर हम रिएक्शन से निकाल लेंगे। तो I- जो है ये जा रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका N फैक्टर लिखे तो ये 1 लिखेंगे एंड ये -1 है एंड ये प्रोडक्ट में 0 है तो इसको -0 कर देंगे। तो ये जो हम लेते हैं ये मॉड लेते हैं, तो इससे जो भी वैल्यू बाहर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो सिंपल इसका N फैक्टर 1 है तो इसका N फैक्टर 1 हो गया। अब सिंपल हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में हेडिंग दिया गया है लिमिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। तो मतलब कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ये +4 से +5 जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, सिंपल है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर रिडक्शन में देखें तो ये +4 से +3 में जा रहा है, मतलब कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे लिमिटेशन दिया गया है, ये याद रखना। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। तो ये पूरा जो दिया गया है एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट है डैनियल सेल। डैनियल सेल में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब डैनियल सेल में क्या क्या आता है, एनोड रहता है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में कैथोड रहता है। तो पहले इसका रिएक्शन पूरा लिख लेते हैं, फिर डायग्राम से समझ लेंगे। एनोड में होता है, एनोड पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो मैं सिंपल इसको बोली थी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से याद रख लो, ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। एंड अब इसमें ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। A4 एनोड एंड A4 एयर एंड एयर में रहता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिंपल ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा इधर तो Zn जो होता है ये Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड इसी का अपोजिट जो हो जाएगा वो कैथोड में हो जाएगा। इधर ये एनोड रोड निगेटिव है तो कैथोड रोड पॉजिटिव होगा एंड इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर रिडक्शन होगा। एंड इधर अगर इसका रिएक्शन लिखे तो Cu जो है ये कन्वर्ट Cu2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि Zn में ऑक्सीडेशन होगा या फिर Cu में रिडक्शन होगा, तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताई थी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का याद रखना, कल्लूनाथ का माली
आलू जरा फीका पकाता है, CUAZAU। तो यहाँ पे देखो ZN है एंड ये कॉपर किधर आया, कॉपर नीचे है। तो मैं बताई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग बनाए तो लेफ़्ट में एनोड है तो लेफ़्ट में एनोड बना लिए हैं, एंड राइट में कैथोड है तो राइट में कैथोड बना लिए हैं। एंड यहाँ पे डैनियल सेल में दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं, तो यहाँ पे एक कंटेनर ले लिए एंड यहाँ पे एक कंटेनर ले लिए। यहाँ पे निगेटिव है एंड यहाँ पे पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला एनोड रोड होता है एंड पॉजिटिव वाला कैथोड रोड होता है। एंड ये दोनों को अब हम ज्वाइन कर देंगे एक वायर से। एंड यहाँ पे कोई बल्ब लगा है जो कि ग्लो कर रहा है जब स्विच ऑन कर देते हैं। मतलब कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो Zn जो होगा ये कन्वर्ट होगा Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन में। एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है तो यहाँ पे Cu जो है ये +2 है एंड ये +2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। एंड यहाँ पे जिसका रॉड है जिंक रॉड है तो जिंक का ही सॉल्यूशन लेंगे तो ये ZnSO4 हो जाएगा। एंड इधर कॉपर रॉड है तो CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे। एंड इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर से Zn+2 रिएक्शन में आएगा, फिर इधर से Zn+2 रिएक्शन में आएगा। एंड यहाँ पे कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये Cu+ इस पे डिपॉजिट होते जाएगा, होते जाएगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन में देखें तो Zn+2 सॉल्यूशन में आते जाएगा तो इधर पॉजिटिव जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड इधर Cu+2 इस पे डिपॉजिट होते रहेगा तो इधर निगेटिव कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैलेंस में रहे तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज का। एंड साल्ट ब्रिज में क्या भरा हुआ रहता है, इक्वल अमाउंट में आयन भरा रहता है। तो साल्ट ब्रिज में हम भर सकते हैं NH4NO3 जिसको कि बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट, फिर KCl भी भर सकते हैं जिसको कि बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। एंड ये निगेटिव रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। एंड इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है करंट। सारा चीज़ मैं बता दी हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखो मैं बहुत ही अच्छा से डायग्राम बना दी हूँ, सेम टू सेम NCERT में भी ऐसा ही बना है। ये दो कंटेनर लिया गया है एंड इसको साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ पे इक्वल अमाउंट में आयन है। ये Zn का रोड लिया गया है तो यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन लिया गया है। एंड ये Cu का रोड लिया, कॉपर रोड लिया गया है तो यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन लिया गया है। तो Zn रोड में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, तो ये सॉल्यूशन में Zn+2 आते रहेगा, Zn+2 आते रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड यहाँ पे Cu+2 है तो Cu+2 से Cu बनता है, तो मतलब कि ये रॉड पे डिपॉजिट होते जा रहा है। तो इधर रॉड पे Cu+2 डिपॉजिट होते जाएगा तो इधर Cu+2 का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दोनों जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है इसको बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज को लिया जाता है। एंड साल्ट ब्रिज में प्रेजेंट क्या रहता है, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। एंड इधर देख सकते हैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंड इसके अपोजिट करंट आ रहा है। तो बस यही NCERT में दिया गया है। एंड NCERT के लास्ट पेज में दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का पूरा ऑर्डर, तो इसको मैं बता दी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा से। तो ये वही वाला है, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार शानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। तो अगर Li को हम ऊपर करें और नीचे में Au को करें तो जैसे ही हम नीचे आते हैं वैसे ही रिडक्शन का पावर इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब कि जो सबसे नीचे होगा वो रिडक्शन करेगा